गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यह उसका पहला भाग है और इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शंकरन नामक लड़का जब उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन ये जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नानाजी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने तो बताया था, लेकिन शंकरन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि जब इस प्रकार के चुनाव नहीं थे या 2000-3000 साल पहले या उसके पहले किस प्रकार लोग अपने राजाओं का चयन करते होंगे, तो ये जो शासक लोग होते थे किस प्रकार से चुने जाते थे, तो इसका अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ लोग शासक कैसे बने, क्या है अश्वमेध यज्ञ, वर्ण व्यवस्था क्या है, जनपद, महाजनपद, कर, इस प्रकार के मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न है कि लगातार 70 सालों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं, क्योंकि हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली है। तब से हम अपने शासकों का चुनाव करते आ रहे हैं चुनाव के माध्यम से। और करीब 3000 साल पहले राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे, लेकिन हमको ये जानना है कि वो शासक कैसे बनते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने ये अश्वमेध यज्ञ का हम जिक्र किया है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण मतलब क्या, घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने घोड़े को जाने दिया और इसको कुछ छेड़ा नहीं। तो इसका मतलब ये था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और बाद में उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से भी सम्मानित किया जाता था, मतलब जो आमंत्रित हुए होते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा लोग उसके लिए उपहार भी लाते थे। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। इन सभी आयोजनों में जो राजा था वो उसका स्थान मुख्य होता था। उसे राज सिंहासन या जो बाघ की जो खाल होती है, चमड़ी होती है, उस पर एक विशेष आसन कर बिठाया जाता था। और युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी होता था उसके साथ रहता था, और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था। और राजा के सगे संबंधी भी, खासकर उसकी जो रानियां थी, उसके पुत्र होते थे या अन्य कोई छोटे छोटे अनुष्ठान करने के लिए उसके साथ होते थे। और अन्य सारे जो आमंत्रित लोग होते थे राजाओं के उनका काम सिर्फ वहाँ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। और राजा के ऊपर बाद में पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। यहाँ वेश अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित, लेकिन जो पुरोहितों के अनुसार जो शूद्र होते थे उन्हें इन अनुष्ठानों में इन जैसे अनुष्ठानों में उनको शामिल नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से उस जमाने में समाज में अलग अलग स्तर होते थे, जिनको अलग अलग प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। इसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं यहाँ। तो पहली बात है वर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ उस वक्त समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी या सामाजिक जो स्तर बने थे, वो वर्ण व्यवस्था क्या है ये यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उस जमाने में जो सामाजिक स्तर थे, सबसे नीचे जो थे वो शूद्र थे, उसके ऊपर वैश्य, उसके ऊपर क्षत्रिय, बाद में सबसे ऊपर जो होते थे ब्राह्मण होते थे। यहाँ आप देख रहे हैं इस समय उत्तर भारत में गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे, और ऋग्वेद के बाद ये रचे होने के कारण इसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ। मतलब क्या है, ऋग्वेद के बाद जो रचे गए जो ग्रंथ होते हैं उसको बोलते हैं हम उत्तर वैदिक ग्रंथ। और इनके अंतर्गत जो ग्रंथ है उत्तर वैदिक ग्रंथ में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ भी यहाँ आते हैं।
और पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की जो विधियां होती है वो यहाँ बताई गई है। और यहाँ सामाजिक जो नियम होते थे उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनके कार्य भी क्या क्या होते हैं ये एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कि वर्ण व्यवस्था क्या है। तो उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित थे, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगलों में रहने वाले भी लोग थे इसमें। और कुछ पुरोहित थे, कुछ योद्धा थे, वो वैभवशाली थे, और कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। लेकिन जो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जो शिकारी या भोजन संग्राहक थे, बहुत ही निर्धन होते थे। और वर्ण व्यवस्था का जो उगम है वो किस तरह से हुआ है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेदों के अनुसार इसमें कहा गया है कि जो वर्ण व्यवस्था का जो निर्माण हुआ है ये ब्रह्मदेव के शरीर से हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो शूद्रों की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के पैरों से हुई है। वैश्यों की जो उत्पत्ति है या उगम है वो ब्रह्मदेव के जांग से हुई है, मतलब जो जिसको हम थाई बोलते हैं। क्षत्रियों का जो उगम हुआ है वो ब्रह्मदेव के भुजाओं से हुआ है। और ब्राह्मण जो होते हैं जो ब्रह्मदेव के सर से हुआ है, मतलब कि उसके हेड से हुआ है। तो इसीलिए इस प्रकार से सबसे वरिष्ठ ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे होते हैं शूद्र। और इनके कार्य भी क्या क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं। तो पुरोहितों ने लोगों को, मतलब समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिसको हम उसको वर्ण कहते थे। और प्रत्येक वर्ण के कार्य भी अलग अलग हुआ करते थे। तो पहला वर्ण है ब्राह्मण लोगों का, और इनका जो कार्य है एक वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना, और इसके लिए इनको उपहार भी मिलते थे, क्योंकि जो पंडित लोग होते थे, पुरोहित होते थे, वो पूजा होम हवन करने के बाद उनको दान दक्षिणा दिया जाते थे। दूसरा स्थान है जो शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, और इनका जो कार्य है युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, ये उनका कार्य हुआ था। और तीसरा स्थान है वैश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक मतलब खेती करने वाले, पशुपालक मतलब पशुओं का पालन करने वाले, और व्यापारी होते थे। इसमें देखिए कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त, मतलब कि ब्राह्मणों को तो था ही, लेकिन साथ साथ में वर्णों में क्षत्रिय और वैश्य वर्णों को भी यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन वर्णों में जो अंतिम स्थान था, जो शूद्र थे, इनके जो कार्य थे अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था, और इन्हें किसी भी अनुष्ठान में शामिल होना या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इतना ही नहीं, औरतों को भी शूद्रों जैसा ही व्यवहार किया जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन नहीं, उनको अधिकार नहीं था। इसी तरह से महिला और शूद्रों की जो सामाजिक स्तरों में जो व्यवस्था थी वो बहुत ही गंभीर थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था को हमने समझ लिए है। तो ये पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होगा वो मरते दम तक उसी वर्ण से ही जिएगा। मतलब क्या है, उदाहरण अगर ब्राह्मण माता पिता की अगर कोई संतान ब्राह्मण ही होती थी, क्योंकि वो मरते दम तक वो ब्राह्मण ही रह सकती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना गया, और अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक भी थे। और ये यहाँ शवों को जो दफनाने वाले जो लोग होते थे या जलाने वाले जो लोग होते शवों को, वो भी शूद्र ही समझे जाते थे। इनके जो संपर्क में अगर आते हैं तो उसको अपवित्र माना जाता था, और इसीलिए उनको गांव के बाहर ही रखा जाता था या उनसे दूर ही रहते थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जो इस वर्ण व्यवस्था है इसको स्वीकार नहीं किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सभी मानव जाति भगवान की या ईश्वर की देन है, ईश्वर के पुत्र है या ईश्वर से निर्मित है, और इसीलिए इसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कुछ राजा जो लोग होते थे वो स्वयं को पुरोहितों से भी श्रेष्ठ मानते थे, और इसीलिए राजा के बाजू में ही पुरोहित बैठते थे, लेकिन पुरोहितों से वो श्रेष्ठ होते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण उचित नहीं समझते थे, क्योंकि जन्म के आधार पर अगर हम
वर्ण व्यवस्था को मानेंगे तो इसका मतलब क्या है, किसी को भी तरक्की करने का अवसर नहीं मिलता था। कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, और इसीलिए बहुत सारे संतों ने भी कहा गया था कि सभी ईश्वर की संतान है तो इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की है, और इसीलिए बहुत सारे संतों ने भी छुआछूत करना मतलब इंसानियत के लिए कलंक माना था। इस उपमहाद्वीप के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो थे, पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब क्या, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाका था भारत का, इस इलाके में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ही कम थी, और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही कम था। इस प्रकार से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इस वर्ण व्यवस्था का प्रभाव कम था। अगला मुद्दा है कि जनपद किसे कहते हैं। तो जनपद का मतलब होता है कि जो महायज्ञ जो को करने वाले जो राजा होते थे, अब जन के राजा न होकर वो जनपदों के राजा माने जाने लगे, क्योंकि जनपद का जो शब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। जन मतलब कि प्रजा, और प्रजा जहां रहती है उसको हम बोलते हैं जनपद। तो पुरातत्वविदों ने भी इन जनपदों की कई बस्तियों को खुदाई के द्वारा निकाली है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि दिल्ली में पुराना किला है, यहाँ के आसपास इलाके में जनपदों के अवशेष मिले हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, यहाँ जनपदों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। जब इसकी खुदाई की गई थी तो पुरातत्वविदों ने ऐसी कुछ चीजें पाई है जहाँ जनपदों के अवशेष मिले हैं, जैसे कि यहाँ के लोग झोपड़ियाँ में रहते थे, यहाँ मवेशियों तथा अन्य जानवरों का भी पालन करते थे। यहाँ लोग खेती भी करते थे, और खेती से वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल जैसे या सरसों जैसी फसलों का भी उत्पादन लेते थे। यहाँ के लोग कुछ बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जो मिट्टी के बने हुए थे, और यहाँ पर कुछ बर्तन पाए गए हैं वो कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। और इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता था, और इन बर्तनों पर जो चित्रकारी की गई थी वो भी बहुत ही आकर्षक थी। और चित्रकारी जो होती वो सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों से, मतलब क्या ज्योमेट्री के जैसे हमारे आकृतियाँ होती है उस प्रकार की आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं यहाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं ज्यामितीय प्रकार की आकृतियाँ जैसी यहाँ कुछ दिखाई दे रही है। यह चित्रित धूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर जो थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है, और बहुत ही पतली होती सतह के सुंदर और चिकने पात्र भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। इसका प्रयोग जनरली खास मौकों पर करते होंगे, जैसे कि महत्वपूर्ण लोगों को भोजन देना, उनको भोजन परोसने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते होंगे। इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला मुद्दा हमारे सामने है महाजनपद। तो महाजनपद हम किसे कहेंगे? ये करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे अधिक महत्वपूर्ण बन गए थे। इसका मतलब उनका विस्तार हो गया था और इन्हें महाजनपद कहे जाने लगे। ठीक है, और अधिकतर महाजनपदों की जो राजधानी थी एक होती थी या एक से अधिक भी होती थी, और कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी। इसका मतलब क्या है? किलेबंदी मतलब कि शहरों के चारों तरफ दीवारें बनाई गई थी, और लोगों ने ये दीवारें क्यों बनाई गई थी कि अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का भी उन्होंने निर्माण किया था। और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का प्रदर्शन भी करते थे, और इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना भी सरल हो जाता था। और इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य के चारों ओर किलेबंदी करना प्रारंभ किया था। चित्र में जैसे कि आप देख रहे हैं कि महाजनपद दिखाए गए हैं, तो इस अध्याय में हम 16 महाजनपदों की जानकारी लेने वाले हैं। और इस मैप में, मतलब नक्शे में आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के महाजनपद कहाँ का थे। महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर यह दिखाई दे रहे हैं। तो महाजनपद इस तरह की विशाल जो दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की भी आवश्यकता होती थी, क्योंकि जब दीवारें बनाना है तो उसके लिए कुछ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, और लाखों संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का भी इनको इंतजाम करना पड़ता था। और इसका निर्माण करने के लिए स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने भी इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, क्योंकि यह बनाने के लिए परिश्रम की जरूरत भी होती थी और इनके लिए संसाधनों को भी आवश्यकता पड़ती थी।
अब राजा लोग क्या करने लगे कि अपनी खुद की सेना भी रखने लगे और अपने यहाँ जो सिपाही होते थे उनको नियमित वेतन देकर पूरे साल वह रखते थे। और कुछ भुगतान जो होता था, मतलब कुछ सैलरी होती थी सैनिकों को आहत सिक्कों के रूप में भी होती थी। आहत सिक्के का मतलब होता है कि इस प्रकार के सिक्के होते और या कुछ ऐसी आकृतियां होती थी या कुछ पंच होते थे, उसको हम बोलते थे आहत सिक्के। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, कौशंबी किले की दीवार है और यह आधुनिक उत्तर प्रदेश में के इलाहाबाद के पास मिली है। और इस ईंट की दीवार का अवशेष है और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः कहा जाता है कि पुरातत्वविदों के अनुसार 2500 साल पहले हुई थी। अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो कर था, जनपद या महाजनपद जो राजा होते थे उनको विभिन्न प्रकार के लोग उनको कर देते थे। और महाजनपदों के जो राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखते थे और इसके लिए उनको प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी और इसके लिए उनको कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी वो काम को पूरे करने के लिए। और महाजनपद के जो राजा लोग होते थे वो समय समय पर कुछ कर भी लगाते थे, क्योंकि उनको उपहार तो मिलते थे लेकिन उपहार पर निर्भर न रहकर अब वह नियमित रूप से कर वसूल करने लगे थे। और कर वसूल करने के लिए उनको या कर जमा करने के लिए लोग जो थे वो थे किसान लोग होते थे, फार्मर्स, व्यापारी लोग होते थे, कारीगर लोग होते थे, पशुपालक होते थे और शिकार और संग्रह करने वाले जो लोग होते थे वो लोग राजा को कर देते थे। यहाँ हमको कुछ तिथियां भी नजर आ रही है, जैसे नए शासक जो होते थे वो लगभग 3000 साल पहले और महाजनपदों का जो निर्माण हुआ था वो 3000 साल पहले। सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो दीघ निकाय का जो लेखन है इसके अनुसार 2300 साल पहले हुआ था। गण या संघ राज्यों का अंत हुआ वो 1500 साल पहले। तो इस प्रकार से हमारे सामने कुछ तिथियां भी यहाँ दिखाई दे रही है। जो था किस प्रकार का कर होता था और वो कौन कौन देते थे इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो काम या कर होता था वो था फसलों पर लगाए गए कर। ये महत्वपूर्ण था क्योंकि उस वक्त अधिकांश जो लोग होते थे वो खेती कर पर ही निर्भर होते थे और जनरली उपज का 1/6 मतलब 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। इसको भाग कहते थे। जो फसलों पर जो कर लगाया जाता था उसको क्या कहते हैं, भाग। दूसरे प्रकार का जो कर है वो कारीगरों लोगों के ऊपर लगाया जाता था और ये जो कर होता था वो श्रम के रूप में लिया जाता था। जैसे बुनकर लोग होते हैं, लोहार लोग होते हैं, सुनार लोग होते हैं, वो राजा के लिए महीनों में एक दिन काम करते थे जिसको उनको कंपलसरीली या अनिवार्य रूप से उनको ये श्रमदान करना पड़ता था। तीसरा प्रकार का जो कर होता था वो है पशुपालकों के जानवरों के ऊपर उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जैसे कि मतलब अगर पशुपालकों के कुछ जानवर होते हैं तो उसके बदले में कर के रूप में उनको कुछ जानवर देना पड़ता था। चौथा प्रकार का कर है व्यापारियों को, जो व्यापार लोग सामान खरीदी करके बेचते थे उस पर भी उनको राजा को कर देना पड़ता था। पांचवा प्रकार का जो कर है आखेटक होते थे, जो शिकारी होते थे, संग्राहक होते थे, वो जंगलों से कुछ प्राप्त वस्तुएं होते थे वो वस्तुओं के रूप में उनको कर देना पड़ता था। इस प्रकार से कर राजाओं को देते थे लोग। दोस्तों इस प्रकार से हमने याद देख चुके हैं कि राजा को कर प्रदान करने वाले लोग कौन कौन होते हैं और इस प्रकार से हमने इस अध्याय का पहला हिस्सा देख चुके हैं। दूसरा हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।